तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे अमृतसर में आज एक बड़े शिवसेना के लीडर के दिन दहाड़े कत्ल कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, क्या कारण थे। ये बहुत लंबी चौड़ी बात है, अभी शुरुआती दौर है, लेकिन कुछ बातें जो सामने उभर के आ रही हैं वो काफ़ी ध्यान देने वाली है। कहा यह जाता है कि ये शिवसेना का लीडर, जिसका नाम सुधीर सूरी बताया जा रहा है, काफ़ी अरसे से अपनी समस्याओं को लेके आवाज़ उठाता रहा है अमृतसर शहर में। पूरे पंजाब में कोई इतना बड़ा होल्ड नहीं था, लेकिन अपने शहर में काफ़ी नाम कमा लिया था, सिर्फ इसलिए कि वो अपने धर्म की, अपनी कम्युनिटी की समस्याओं की बात करता था। लेकिन उसके साथ साथ जो कैरेक्टर उसका एक दूसरा उभर के सामने आता था, वो था दूसरी कम्युनिटीज़ के खिलाफ, दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ बहुत बोला करता था। और शायद इसीलिए उसको एक बार पकड़ के जेल भी भेजा गया। तो कुछ ऐसी बातें ज़रूर होती हैं हर किस्म के क्राइम के पीछे, जो आपको देख लेनी चाहिए, परखनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए कि अगर ये हादसा हुआ है तो इसके पीछे कारण क्या होंगे। कहा यह जाता है कि उसको बहुत बार उसके लोगों ने भी और शासन प्रशासन ने भी समझाने की कोशिश की कि आप अपनी भाषा पे कंट्रोल रखा करो, लेकिन कुछ लोगों का अपना एजेंडा होता है। बहुत से ऐसे केसेस पंजाब में हुए हैं, ख़ास तौर पे 2016 और 2017 में, जब बहुत सारे हिंदू संगठनों के साथ जुड़े हुए लोगों का पंजाब में मर्डर हुआ। लुधियाना में, पटियाला में, अमृतसर में और कई जगहों पे, जिनमें एक ब्रिगेडियर की हत्या हुई। इसी तरह और कुछ लोगों को मारा गया कि एक ईसाई समुदाय के एक पास्टर का मर्डर भी हुआ। तो कुछ 8-9 केसेस उन 2 सालों में हुए, 16 और 17 में। लेकिन उसके बाद 5-1 साल शांति रही। वो लोग जो इसके पीछे इन्वॉल्व थे, जिनमें रणजीत सिंह नीटा का नाम लिया जाता है, जो जम्मू का रहने वाला एक अतवादी ग्रोह के साथ जुड़ा हुआ आदमी, आजकल पाकिस्तान में बताया जा रहा है। तो जब ये अटैक हुआ तो इमीडिएटली न्यूज़ चैनल्स ने, ख़ास तौर पे पंजाब की न्यूज़ चैनल, ये बात फ्लैश कर दी कि इसको मारने के पीछे रणजीत सिंह नीटा और उसके साथी रंधावा का हाथ है। लेकिन कुछ देर के बाद जब ये बात सामने आई कि मारने वाले ने जो हथियार का इस्तेमाल किया है वो उसका अपने नाम पे लिया हुआ लाइसेंसी हथियार है। अब देखिए, आप जब हम किसी घटना की और उसको देखने की, उसकी पड़चोल करते हैं, उसकी परख करते हैं, तो हमें बहुत सारी बातों पे ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले मोटिव क्या है, मारने का कारण क्या है, किस किस्म के हथियार इस्तेमाल किए गए, जिस आदमी ने मारा उसकी बैकग्राउंड क्या है। अब यहाँ पे मामला कुछ उलझा हुआ नज़र आ रहा है। आज तक कभी नहीं देखा गया कि जब किसी बड़े टेररिस्ट ग्रुप ने किसी को टारगेट किया हो तो वो लाइसेंस्ड वेपन से किया गया हो, 32 बोर का रिवॉल्वर के साथ, जो उसके नाम पे पंजाब पुलिस ने उसको दिया हुआ है। और इसमें देखने वाली बात यह है कि जिस आदमी को लाइसेंस दिया जाता है उसकी बहुत पुख्ता चेकिंग होती है, उसकी बैकग्राउंड देखी जाती है, उसका बिजनेस देखा जाता है, उसका कारण देखा जाता है कि उसको एक वेपन रखने का लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है। जिनकी अच्छी बैकग्राउंड होती है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कैश एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है, कुछ पुरानी रंजिश हो, उसमें लिए उसके लिए सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन दिया जाता है। लेकिन काफ़ी पड़ताल करने के बाद, काफ़ी उसकी जो बैकग्राउंड देखने के बाद कि वेदर
वो जो उसका रीज़न है वो वैलिड है कि नहीं है। उसके बाद उसकी बराबर जब कोई बड़े इंसिडेंट होते हैं हथियार जमा भी करवा लिए जाते हैं। हर साल वो वेपन रीन्यू भी होता है। रीन्यूअल के समय फिर उसकी बैकग्राउंड चेक की जाती है कि उसने कहीं इस हथियार का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया, कहीं किसी केस में पकड़ा तो नहीं गया, कभी किसी को इस वेपन से थ्रेट तो नहीं किया, डराया धमकाया तो नहीं। तो इतना बड़ा चेक होने के बाद भी अगर इस आदमी के पास वो वेपन थी तो उसका मतलब है इसका आचरण क्रिमिनल नहीं था, किसी टेरर ग्रुप के साथ इसके तार नहीं जुड़े थे, नहीं तो उसका ये हथियार इतने साल रीन्यू नहीं होता, कैंसल कर दिया जाता या इस आदमी को पकड़ लिया जाता। अब ये आदमी जिसका नाम संदीप सनी बताया जा रहा है, ये अमृतसर के उसी इलाके का रहने वाला है जहाँ पे ये हादसा हुआ और उसका अपना बिजनेस है, गारमेंट की दुकान है, अच्छे खासे पैसे कमाता है, मिडिल एजड आदमी है, ऑन द लोअर साइड ऑफ मिडिल एज, तो रिस्पॉन्सिबल आदमी लगता है शक्ल से। अब उस आदमी ने इसको क्यों मारा, टेरर एंगल बीच में कहाँ से आया, उसका एक कारण है। आज से कुछ दिन पहले अमृतसर इलाके में ही पाकिस्तान में बैठे ISI के साथ आजकल काम करते रहे अरिंदा नाम के शख्स के और लंडा हरी के जो उसका साथी है, इनके 4 आदमी पंजाब पुलिस ने और STF ने पकड़े। उनके पास से काफ़ी खतरनाक हथियार मिले, जिनमें से एक हथियार टर्की का बना हुआ था, तुर्की जिसको कह देते हैं, वहाँ की एक सोफिस्टिकेटेड वेपन भी मिली थी। और अपनी इंटेरोगेशन में उन्होंने खुलासा किया था कि उनके पास 2 बड़े लोगों को मारने का जिम्मेदारी उनको उनके आकाओं ने दी थी। उन 2 में से मैं दूसरे शख्स का नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। एक शख्स उनमें से यही सुधीर सूरी था। इसको मारने की जिम्मेदारी उन 4 लोगों को दी गई थी, लेकिन उन्होंने रेकी भी की थी, इसके पीछे भी लगे थे, लेकिन बराबर मौका नहीं मिला। वो इसलिए कि इसके पास हमेशा 12-13 आर्म्ड लोग साथ में रहते थे। 8 तो शायद पंजाब पुलिस के बॉडीगार्ड थे और 4-5 इसके अपने प्राइवेट खास इसके आदमी, कुछ रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कुछ सहयोगी हो सकते हैं, जिनके पास अपने लाइसेंसी वेपन्स हैं। तो 12-13 हथियार बंद लोग हमेशा इसके चारों तरफ रहते थे, तो मारना इतना आसान नहीं होता। वो जो सो कॉल्ड टेररिस्ट ग्रुप के लोग जो पकड़े गए, उनसे जो इंटेरोगेशन होती है, वो इस बात का खुलासा करते हैं कि हम मारना चाहते थे लेकिन हमें मौका नहीं मिला, लेकिन वो पकड़े गए। अब इतने हथियार लेके जिस शख्स को मारने की प्लानिंग हो रही थी, उसी शख्स को एक अकेला आदमी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जब ये शख्स एक मंदिर के बाहर मुजाहरे पे बैठा है, प्रोटेस्ट पे बैठा है, चारों तरफ इसके हथियारबंद लोग हैं, मंदिर के बाहर पुलिस की सिक्योरिटी अलग है, बंदोबस्त पे आए हुए एक DSP पुलिस के वहाँ पे मौजूद हैं और कुछ और बंदोबस्त के सिपाही वहाँ पे हैं। अगर आप वो वीडियोस को ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है जैसे 25 से लेके 30 तक पुलिसकर्मी उस जगह पे मौजूद थे और बहुत छोटा सा कंपाउंड है, वो 50 गज की दूरी भी एक तरफ से दूसरी तरफ ही नहीं होगी, जो बहुत अच्छा रेंज होता है किसी भी अच्छी वेपन का। अगर उस एरिया से कोई आदमी भागता है क्राइम करके, उसको बड़े आसानी से गोली मारी जा सकती है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को भी रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। ये आदमी सुधीर सूरी धरने पे बैठा है, उसके पीछे उसकी कार खड़ी है, उसके पीछे 2 लोग बैठे हैं, उसके साथ 2 लोग बैठे हैं, आगे लोग खड़े हैं और एक DSP उसके साथ बैठे आदमी से बात कर रहा है यूनिफॉर्म में। तो इतने लोगों के बीच में अचानक एक अकेला आदमी आता है और अपनी वेपन में से
5 गोलियां चला देती हैं, जिनमें से 4 सुधीर को लगती हैं और कोई गोली किसी साथ में बगल में बिल्कुल जुड़ के बैठे हुए लोग हैं, किसी को नहीं लगती। इस बहुत ध्यान से देखने वाली बात कि जिस आदमी ने मारा उसका मकसद कोई मेहम करने का नहीं था, दहशत क्रिएट करने का नहीं था, जो सामने आया उसको गोली मारने का नहीं था। उसका एक टारगेट था, वो टारगेट को ही गोलियां लगी हैं और वो आदमी अभी पुलिस की हिरासत में है। वो जगह छोड़ के नहीं भागता है, वहाँ से खाली निकलता है और बगल वाले घर के अंदर चला जाता है। पास में एक और घर था और वहाँ से उसको पुलिस वाले दबोच लेते हैं, वेपन भी पकड़ लेते हैं। अब देखिए, पूरे लोगों में से जिनके पास हथियार थे, उनमें से सिर्फ एक आदमी जो सुधीर जोशी के साथ बैठा नज़र आता है, वो आदमी अपना रिवॉल्वर लेके हवा में गोलियां चलाता हुआ नज़र आ रहा है। जिस शख्स ने गोलियां चलाई उसकी तरफ कोई गोली नहीं चलाई उसने, किसी पुलिस वाले ने फायरिंग नहीं किया। काफ़ी लोगों के पास ऑटोमेटिक वेपन भी थी, कार्बाइन होगी, AK-47 होगी और बाकी हथियार तो तकरीबन हर आदमी के पास होते हैं। ख़ास तौर से इसके जो बॉडीगार्ड थे उनमें से आधे लोगों के पास तो हथियार होंगे, 4 वैसे भी होते हैं साथ में बिना हथियार वाले भी। लेकिन इतने लोगों के सामने, इतने हथियारों के सामने अकेला आदमी एक आदमी को 5 गोलियां चला के मारने की कोशिश करता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? 2 कारण हो सकते हैं। या तो उस आदमी की कोई पर्सनल रंजिश थी, कोई जाति दुश्मनी थी, या किसी बड़े ग्रोह के साथ मिला हुआ। लेकिन लोन वुल्फ जिसको हम कहते हैं, अकेला भेड़िया, एक अंडरवर्ल्ड की भाषा में शब्द होता है, जब बड़े से बड़े टारगेट को मारने की जिम्मेदारी अकेला आदमी लेता है, किसी का साथ नहीं लेता, कोई बैकअप सपोर्ट नहीं लेता, तो वो आदमी को कहते हैं लोन वुल्फ, अकेला भेड़िया। वो अपने शिकार पे अकेला निकलता है और शिकार करके आ जाता है। ये ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ही हाईली मोटिवेटेड लोग होते हैं। वो अपनी जान अपने हाथ पे लेके चलते हैं, बहुत बड़े टारगेट लेते हैं और बहुत बड़ा पैसा भी लेते हैं। वो सुपारी किलर होते हैं, अपनी जाति दुश्मनी नहीं निकालते। तो जो आज का मैंने हादसा देखा उसमें ये शख्स लोन वुल्फ नहीं लगता। लोन वुल्फ तो बहुत हार्डन क्रिमिनल होते हैं, जिन्होंने बहुत से लोगों को मारा हुआ होता है, जिनके लिए बंदा मारना कोई चिड़िया मारने के बराबर होता है। उनकी मेंटालिटी इस किस्म की बनी होती है कि उनको तरस नहीं आता, वो किसी को हाथ जोड़ते देखते हुए बख्शते नहीं हैं। तो जिसको हम पूरा हार्डन्ड क्रिमिनल कहते हैं, वो लोग लोन वुल्फ का काम करते हैं। इस आदमी को, जो संदीप सनी नाम का आदमी पकड़ा गया है, इसमें से वो लोन वुल्फ वाली बॉडी लैंग्वेज उसकी नज़र नहीं आती। तो दूसरा कारण पर्सनल रंजिश क्या हो सकती है? अब ये पुलिस को ढूंढना पड़ेगा। क्या पहले कभी इस आदमी का उससे टाकरा हुआ? कभी किसी इशू में सुधीर सूरी ने कभी संदीप सनी को बुरा भला कहा? उसके किसी परिवार के किसी आदमी को कहा? क्या जो इस किस्म के बयान देता था सुधीर सूरी, क्या उन बयानों को लेके संदीप सनी के दिमाग में कोई गुस्सा पल रहा था? वो बदला लेने की भावना पल रही थी? और अब जब उसको मौका मिला, कहीं जाते हुए उसने देख लिया बैठा है, मौका है, काम कर दो, तो उस आदमी ने एट द स्पर ऑफ द मोमेंट फैसला लिया और अपना काम गोलियां चला के मार के भागने में सफल हो गया। बाद में पकड़ा गया, दूसरी बात। और ये इतनी जल्दी हुआ कि किसी को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। मैंने एक बार एक बहुत बड़े मुंबई के अंडरवर्ल्ड के शार्प शूटर को पूछा था कि आप जिस आदमी को 1 गोली 2 गोली से मर सकता, जब आप मार सकते हो, उस पर आप अंधाधुंध गोलियां क्यों चलाते हो?
4 आदमी AK-47 लेके, ये बात तब की है जब समद खान को 12 हथियारों के साथ मारा गया था। एक ही आदमी के ऊपर लिफ्ट से निकलते हुए गोलियों की बौछार की गई, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। तो उस आदमी का जवाब था कि अगर हम इतनी तेज़ी से गोलियां नहीं चलाएंगे तो उस आदमी को अपना वेपन निकालने का मौका मिल जाएगा, और उसके पास हमसे ज़्यादा खतरनाक हथियार थे। समद खान के पास उस समय एक सेमी ऑटोमेटिक वेपन थी जो उसी दिन उसने एक्वायर की थी। इंदौर से वो वेपन मंगवाई थी ख़ास तौर पे, लेकिन वो वेपन जो उसने अपनी रक्षा के लिए मंगवाई थी उसको निकालने का मौका नहीं मिला, और वो वेपन के साथ ही ढेर हो गया। अगर उसको कुछ सेकंड मिल जाते वो वेपन को उठा के ट्रिगर दबाने के, तो ये 12 के 12 लोग मारे जाते थे। इतनी पावरफुल वेपन थी वो। तो उस आदमी का ये जवाब हैरानीजनक था कि अगर हमने दूसरे को मौका दे दिया पहले गोली चलाने का तो हम मरेंगे, इसलिए हम इसके पहले कि उसकी उंगली ट्रिगर पे जाए उसको ख़त्म कर दो। तो इसलिए एक आदमी को मारने के लिए 4-4, 5-5 लोग जाते हैं। एक से बड़ा हथियार पर उससे बड़ा हथियार, दूर तक मार करने वाला लेथल वेपन, तो एक अंडरवर्ल्ड का, क्रिमिनल्स का काम करने का तरीका है। लेकिन यहाँ पे इतने हथियारबंद लोगों के बीच में अकेला आदमी जाता है और इतने लोगों को ट्रिगर पे उंगली रखने का समय नहीं मिलता। इससे सवाल खड़े होते हैं, तो अगर ऐसा ही होना है तो फिर सिक्योरिटी पर्सनल का फ़ायदा क्या? हम किसी शख्स को सिक्योरिटी देते हैं तो उसकी जान बचाने के लिए देते हैं। अगर वो सिक्योरिटी वाले उसकी जान ही नहीं बचा सकते तो फिर सिक्योरिटी देने का फ़ायदा क्या? या तो उनको ट्रेनिंग बराबर नहीं दी जाती, या उनमें अलर्टनेस उनकी ख़त्म हो जाती है। दे टेक इट इजी, रूटीन में साथ में चलते फिरते रहते हैं। आपका प्रोटेक्टिव बैठ के आप भी बैठ जाते हो, वो खड़ा हो गया आप खड़े हो जाते हो, उसके घर के काम करते हो, उसके लिए दूध लाते हो, मार्केट से सब्जी लेके आते हो, गेट पे वॉचमैन बन के खड़े हो जाते हो, बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हो, और इसी किस्म की और दर्जनों आप काम करते हो, लेकिन वो काम नहीं करते जिस काम के लिए आपको वहाँ लगाया गया है। प्रोटेक्टिव की भी गलती होती है। जब आप पुलिस प्रोटेक्शन में हो, यू आर अंडर प्रोटेक्शन, तो आपको बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। ओपन स्पेसेस में कैसे चलना है, कैसे बिहेव करना है, वो आप भूल जाते हो। अगर आपको सिक्योरिटी वाला बताता भी है तो आप उसका ध्यान नहीं देते। अब इतने बड़े लोग, जहाँ पे आपकी नाराज़गी चल रही है, आप एक मंदिर की मैनेजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, जहाँ उस मंदिर के चाहने वाले श्रद्धालु उसी इलाके में रहते हैं, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप उनसे मुंहमारी करते हो, ऊंचा नीचा बोलते हो, शाउट करते हो, बहस करते हो, तो आप पहले ही उन लोगों की सिंपैथी गंवा चुके होते हैं। और जब आप पे कुछ होता है तो वो दो लोकल लोग आपकी मदद के लिए आगे नहीं आते, क्योंकि कुछ मिनट पहले आपने उनकी बेइज्जती की होती है। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है जिसको पंजाब पुलिस को सोचना पड़ेगा। आज पंजाब के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिर्फ इतना कहा कि पंजाब में शांति बनाए रखिए, मैं वहाँ पे खुद जाऊँगा, मौके का मुआयना करके फिर आपको बताऊँगा कि असल बात क्या है। अगर डीजीपी को नहीं पता कि पीछे की बात क्या है, वो सब वहाँ जाके ही पता चलनी है, तो जो लोकल लोग वहाँ पे हैं वो क्या कर रहे थे? क्या लोकल लोगों ने उनको ब्रीफ नहीं किया? एक आदमी की जानकारी निकालने में कितने मिनट लगते हैं? संदीप सन्नी की बैकग्राउंड निकालने में कितना समय लगता है? तो खैर लंबी बहस है, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां बहुत हैं। जो हमारे प्रोटेक्शन के रूल्स हैं, जो प्रोटोकॉल है, उसको दोबारा से समझना पड़ेगा, इनकी ट्रेनिंग में बदलाव करना पड़ेगा, प्रोटेक्टिव को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर कोई प्रोटेक्टिव आपकी बात नहीं मानता है तो उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर देनी चाहिए।
एक दो ऐसे आप काम करोगे, सबको अकल आ जाएगी। ये लोगों ने फैशन बना रखा है सिक्योरिटी लेने का। इसी किस्म के लोग पिछले 3-4 साल में पकड़े भी गए, जो अपने ऊपर खुद अटैक करवाते थे पैसा दे के। अटैक करवाने के बाद सिक्योरिटी लेने के लिए एक स्टेटस सिंबल बन के रह गया है पंजाब की सिक्योरिटी लेना। जहाँ तो ड्रग स्मगलर भी जो बाद में पकड़े गए, पहले पुलिस प्रोटेक्शन में घूमते थे, बाद में पता चला कि वो तो हज़ारों करोड़ों के ड्रग स्मगलर थे। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम को ठीक करने की, सुधारने की ज़रूरत है। अब आने वाले 24 घंटे में देखते हैं कि डीजी साहब अमृतसर से क्या नई खबर बताते हैं और इस सिस्टम के साथ आगे क्या क्या हो रहा है, किन लोगों का हाथ आता है, संदीप सनी की क्या बैकग्राउंड निकलती है। ये सब बातें लेके कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।